दोस्तों स्वागत है आपका गौरव एडुकेटर चैनल में। मेरा नाम गौरव कुमार है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है किसान आंदोलन। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलो जिससे शुरू करते हैं। किसान आंदोलन शुरू कहाँ से हुआ, इसकी नींव कहाँ से रखी गई, तो देखते हैं इसी टॉपिक के अंतर्गत। अंग्रेजी शासनकाल में एक नई अर्थव्यवस्था के कारण भारत में कई नई वर्गों का उदय हुआ, जैसे जमींदार वर्ग, पट्टेदार, बटाईदार, खेतीहर, मजदूर, पूंजीपति, अन्य वर्ग। अंग्रेजी शासन मानते थे कि भूमि पर वास्तविक स्वामित्व उन्हीं का है, किसानों का नहीं। इसलिए उन्होंने राजाओं और जमींदारों से स्थायी और अस्थायी बंदोबस्त या समझौते किए। इन समझौतों द्वारा राज्य और किसान के बीच जमींदारी वर्ग की स्थापना हुई तथा किसानों का मालिकाना अधिकार छिन गया। अपनी दुर्व्यवस्था से छुटकारा पाने के लिए मजदूरों का एकजुट होकर संघर्ष चलाना पड़ा। किसानों ने भी अपने संगठन बनाए और संघर्ष किया। तो अब नींव शुरू हो चुकी है किसान आंदोलन की। देखते हैं कैसे। किसान आंदोलन की प्रकृति और लक्ष्य। अंग्रेज शासनकाल में पूर्वी भारत, मध्य भारत और उत्तरी भारत में जमींदारी प्रथा प्रचलित थी तथा पश्चिम भारत में दक्षिणी प्रथा में रैयतवाड़ी प्रथा प्रचलित थी। मतलब मैं समझाता हूँ कि रैयतवाड़ी प्रथा क्या होती है और जमींदारी प्रथा। जमींदारी में ये होता है कि जमींदार होते हैं ना, अपने किसानों से पैसा लेकर सीधा अंग्रेज़ों को देते थे और जो अंग्रेज उनमें से कुछ पैसा जमींदारों को देते थे। और जो रैयतवाड़ी प्रथा होती है, इसके अंदर अंग्रेज डायरेक्ट सीधा पैसा लेते हैं, वो भी किसानों से। इसमें बीच के दलालों का कुछ लाभ नहीं होता है, इसमें सीधा टैक्स गवर्नमेंट को जाता है रैयतवाड़ी प्रथा में। जमींदारी प्रथा के अंतर्गत किसानों से लगान उगवाने का काम जमींदारों को सौंपा गया और सरकार ने उन्हें भूमि का मालिक बना दिया। सरकार को लगान के रूप में जो कुछ मिलता उसमें से कुछ हिस्सा वे जमींदार वर्ग को दे देते थे, जिसके सहारे वे सदा भारत पर राज कर सके। जमींदारों ने किसानों का खूब शोषण किया। इस तरह यह वर्ग धनवान होता गया। अब देखते हैं रैयतवाड़ी प्रथा। रैयतवाड़ी प्रथा में सरकार किसानों से सीधा संबंध था। वह किसानों से यह कर खुद लेती थी, लेकिन लगान की राशि इतनी अधिक थी कि अधिकतर किसान उसे चुकाने में असमर्थ थे। बहुत अधिक कर हुआ करता था पहले किसानों पे। भूमिकार या लगान के अतिरिक्त किसानों को और भी कई तरह के कर देने पड़ते थे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह नष्ट हो गई। प्राकृतिक आपदाएं, सूखा वूखा पड़ना और बारिश अधिक हो जाना, इनसे भी उनकी और आर्थिक संकट पैदा होता था। इसी के कारण भी उनकी फसलें नष्ट हो जाती थी आदि भी एक प्रमुख कारण था। अब किसानों को कर न चुका पाने के कारण अपनी भूमि बेचनी पड़ी। खेती हर मजदूर बन गए। अब वो अपनी भूमि उन्होंने बेच दी बड़े जमींदारों को, इससे वो मजदूर बन गए अब उनके। अब किसानों ने संघर्ष शुरू किया। और कारण क्या हो सकते हैं संघर्ष के, जानते हैं हम। संघर्ष करने के इनके कारण क्या क्या थे, ऐसा मतलब पता लगाया गया है। 1857 के बाद किसान आंदोलन का यदि वर्गीकरण किया जाए तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि संघर्ष का 7 मुख्य लक्ष्य रहे हैं। पहला, जमींदारों और साहूकारों से बदला का भाव। दूसरा, किसी खास प्रदेश या संप्रदाय वाले प्रभुत्व को समाप्त करना। तीसरा, एक विशेष प्रकार की फसल पैदा करने में समस्या। चौथा, महज लूटमार का भाव। पांचवा, राजनीति जागृति से उत्पन्न संघर्ष, गांधी जी या अन्य दलों द्वारा छेड़ा गया आंदोलन। छठा, सूखा पड़ना और फसलें नष्ट हो जाने पर आंदोलन। सातवां, स्वतंत्रता के बाद कुछ प्रमुख राजनीतिक एवं गैर राजनीतिक आंदोलन। गैर राजनीतिक आंदोलन के दौरान किसानों की मांग, सिंचाई दरों में कमी, बिजली रेट में कमी करना, उपज के सरकारी दाम ऊंचे करवाना। मतलब उपज के जो सरकारी दाम है उन्हें ऊंचे करने के लिए बोला गया था किसानों ने, कि मतलब जब हम अपनी उपज कुछ बेचेंगे तो वो ऊंचे दाम में बिकनी चाहिए। ये नहीं कि कम रेट में बेचो और हमें भी कम पैसा मिले। और टैक्स इतना बढ़ा रखा था उन्होंने कि उपज बेचने के बाद भी उन्हें कुछ बचता ही नहीं था। तो चलते हैं फिर अगले टॉपिक पे। 1857 से लेकर 20वीं शताब्दी के आरंभ तक कृषि आंदोलन। बंगाल का विप्लव। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त से जमींदारों को बड़ा लाभ पहुंचा। वहाँ की ज़मीन जूट दर की पैदावार के लिए विख्यात थी। विख्यात मतलब फेमस, मशहूर। और उन दिनों जूट की मांग भी बहुत थी। जमींदार लोग किसान से कई तरह के उचित अनुचित कर वसूल लिया करते थे। फलस्वरूप किसान इससे दरिद्र और ऋणकार होते गए और उनके हाथों से उनकी जमीन और पशु खिसकने लगे। 1870 के दशक में किसानों की मजबूरी ने विद्रोह का रूप ग्रहण कर लिया। हजारों कृषकों ने कर देने से मना कर दिया।
बंगाल में कई प्रदेशों और उन्हीं से लगे स्थलों के इलाकों में यह बात फैल गई। सरकार ने जब जमींदारों की मदद करनी चाहिए तो भारी रक्तपात हुआ, लेकिन किसानों का विद्रोह अंग्रेजी द्वारा कुचल दिया गया। अंग्रेजों द्वारा मतलब उनका जो विद्रोह था कुचल दिया गया, उनकी चली नहीं किसानों की फिर भी। लेकिन इससे अंग्रेज़ों की आंख खुल गई कि हाँ, मतलब उनकी आंख खुल गई थी कि हाँ भाई, ये जो भारतीय लोग हैं ये एक होकर बहुत कुछ कर सकते हैं। देखते हैं अगला, पंजाब का विद्रोह। 1890 से लेकर 1900 ईस्वी के बीच पंजाब के किसानों ने भी कई आंदोलन करे। पंजाब के किसान लगान की ऊंची दरों से परेशान थे, क्योंकि एक नियम के अनुसार उनकी उपज का 50% तक का हिस्सा कर के रूप में वसूल लिया जाता था। किसान मेहनत के शोषण से भी दुखी थे। महाजनों मतलब जो अमीर लोग थे ना, उनके शोषण से भी दुखी थे, इसलिए उन्होंने महाजनों पर कातिलाना हमले करना शुरू किए। सरकार को लगान की दर में कमी करनी पड़ी और लॉर्ड कॉर्जन के शासनकाल में 1899 और 1905 में यह सिद्धांत निर्धारित किया गया कि किसानों से ज़्यादा 1/5वां भाग कर के रूप में लिया जाएगा। कृषि संगठन और बारदोली का संघर्ष चलो देखते हैं। कृषि का इसमें मतलब ये हो गया था कि मतलब कृषि में सबने जो सभी किसान थे उन्होंने अपने अपने संगठन बना के हर जगह अपने संघर्ष करने शुरू कर दिए। मतलब आंदोलन का बड़ा रूप हो गया था यहाँ पर। असहयोग आंदोलन के बाद किसानों में कई संगठन बने। 1926 से लेकर 1927 में बिहार, यूपी के कुछ इलाकों में किसान सभाओं की स्थापना होने लगी। मतलब किसानों ने अपने संगठन बनाने शुरू कर दिए। अब 1928 में बीवी रत्नम के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश में किसान रैयतों का संगठन बना। मतलब किसानों का संगठन बन गया आंध्र प्रदेश में बीवी रैयत नाम के नेतृत्व में। अगला पॉइंट, इन्हीं दिनों गुजरात के बारदोली जिले में किसानों ने दो और संघर्ष हुए किसानों के। 1929 में आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। यह आंदोलन लगान वृद्धि के विरोध में था। अगला पॉइंट, उसके बाद 1930 में महात्मा गांधी की ललकार पर बारदोली के किसानों ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ दिया। उन्होंने लगान देने और सरकार को सहयोग देने से मना कर दिया। इन दिनों मौके पर सरकार को आंदोलनकारी की मांगें माननी पड़ी। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना तथा 1937 के चुनाव। अब यहाँ पे किसानों ने मतलब अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की अपनी खुद एक स्थापना करी थी संगठन की। 1935 में अखिल भारतीय कांग्रेस किसान की स्थापना हुई। किसान कांग्रेस देश की सभी किसानों को अपने झंडे के नीचे संगठित करने में असफल रहे। मतलब जो किसान कांग्रेस थे ना, मतलब जिन्होंने अपने संगठन बनाया था अखिल भारतीय, वो सारे किसानों को एक साथ जुट करने में वो समर्थ नहीं हो पाए, क्योंकि सभी किसान इनके साथ जुड़े नहीं, क्योंकि किसी किसी को डर भी था यार हम इस लफड़े में पड़े फालतू के। फिर भी अपने में यह कम महत्व की बात नहीं थी कि देश में पहली बार किसानों का एक अखिल भारतीय संगठन कायम किया गया। किसान सभा किसानों के लिए विरोध कर रही थी। इन दिनों किसानों को कुछ मुख्य मांगे थी। पहला, भूमि का मालिक उन्हें बनाया जाए जो खेती को जोतते हैं और बोते हैं। ग्रामवासियों के लिए यातायात, शिक्षा, मनोविज्ञान की सुविधा जुटाई जाए। देहातों में लघु उद्योगों की स्थापना करी जाए जिनसे उन्हें रोजगार मिले। चौथा, सिंचाई योजना का प्रसार हो। 1937 में प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव में कांग्रेस को जीतने के लिए किसान सभाओं ने प्रशंसनीय कार्य किया। चुनाव के बाद जब भारत के कई प्रांतों में कांग्रेस सरकार बनी तो उन्होंने कृषि सुधार और पंचायतों के गठन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, कांग्रेस मंत्रिमंडलों के प्रयत्नों से गांवों में नए चेतना का संचार हुआ। मतलब ये था कि जब जो ये चुनाव हुए थे 1937 में, इनको जिताने में किसानों का बहुत बड़ा हाथ रहा। 1942 की अगस्त क्रांति में किसानों की भूमिका। एनजी रंगा के शब्दों में, 1942 की अगस्त क्रांति के दौरान भारतीय किसानों की भूमिका बहुत प्रभावी रही है। इस क्रांति में छात्रों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, लेकिन किसानों ने कमाल कर दिखाया। किसानों ने थाने और सरकारी इमारतों को घेर लिया तथा यूपी और बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में कई जगहों पर अंग्रेजों की सत्ता खतरे में पड़ गई। हाल ही के किसान आंदोलन, मतलब जो ये था, मतलब जब अपना देश आज़ाद हो गया था
तो इसके बाद जो किसान आंदोलन चले उन पर चर्चा करते हैं। पिछले कुछ वर्षों के दौरान महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और कई अन्य प्रदेशों में किसान आंदोलन हुए। महाराष्ट्र में किसान आंदोलन का नेतृत्व शरद जोशी ने किया। यह एक गैर राजनीतिक आंदोलन था। शरद जोशी मानते थे कि सभी राजनीतिक दल किसानों को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसानों को अपनी आर्थिक लड़ाई स्वयं लड़नी होगी। महाराष्ट्र में किसानों की शिकायत थी कि उन्हें अपनी उपज का पूरा दाम नहीं मिल पाता है, मतलब उन्हें अपने उपज का दाम पूरा नहीं मिलता। गुजरात में भी कुछ ऐसा ही शुरू हुआ। इनका मानना था कि पैसे वाले लोग गरीब किसानों की ज़मीन खरीदकर उससे ज़मीन खरीद लेते हैं और उन्हें अपनी उसी ज़मीन पर खेती कराना शुरू कर देते हैं और सही से पैसा भी नहीं देते। इससे किसानों में राजनीतिक चेतना बढ़ी और अप्रैल 1987 में गुजरात के किसानों ने एक ज़बरदस्त आंदोलन चलाया। 1987 में यूपी के किसानों ने शामली में एक ज़बरदस्त रैली की। इसका नेतृत्व महेंद्र सिंह टिकैत ने कर रहे थे। इस आंदोलन में कोई जाति नहीं थी, कोई राजनीति नहीं थी, सभी किसान थे एवं सभी की मांगें एक थी और आंदोलन भी कामयाब रहा। सरकार को बिजली के दाम में कम करने की घोषणा करनी पड़ी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अभी अगली वीडियो में, और इसके अंदर मैंने किसान आंदोलन का टॉपिक पूरा कवर करा दिया है।